आज की इस गहन चर्चा में सभी सुनने वालों का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। सूचनाओं के इस युग में ना हम अक्सर बहुत सी जानकारियों से घिरे रहते हैं। मतलब कई बार ये समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या सच में महत्वपूर्ण है और क्या सिर्फ शोर है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा सूचनाओं का बोझ हो जाता है। हाँ, तो इस चर्चा का उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह के सूचना के बोझ के बिना एक जटिल विषय को सरल, रोचक और गहरे अर्थों के साथ समझा जाए। और आज का विषय तो वैसे भी बहुत खास है। एकदम, आज का विषय हर नागरिक के अस्तित्व, उसकी स्वतंत्रता और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की, जो कि बहुत ही दिलचस्प विषय है ना? हमारे पास जो विस्तृत स्रोत हैं वो संविधान के इन अनुच्छेदों का पूरा विवरण देते हैं। लेकिन आज का हमारा मिशन इन अनुच्छेदों के नंबरों को सिर्फ रटना नहीं है। हाँ, वो तो कोई भी किताब से पढ़ सकता है। सही कहा। हमारा मिशन ये समझना है कि ये अधिकार एक नागरिक के रूप में क्यों जरूरी हैं। ये राज्य की इतनी बड़ी सत्ता के सामने एक अकेले व्यक्ति की गरिमा को कैसे बचाते हैं। तो अब बिना किसी देरी के चलिए इसे समझते हैं, और इस विषय की राजनीतिक और दार्शनिक गहराइयों को खंगालने के लिए विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इस गहन चर्चा का हिस्सा बनना हमेशा एक सुखद अनुभव होता है मेरे लिए। शुक्रिया। मौलिक अधिकारों पर बात करना ना असल में उस वादे पर बात करना है जो एक आधुनिक और स्वतंत्र राष्ट्र ने अपने नागरिकों से किया था। मतलब ये केवल कानूनी पन्नों का कोई पुलिंदा नहीं है। ये वो शक्ति है जो एक आम इंसान को तंत्र के सामने पूरे स्वाभिमान के साथ खड़े होने का हौसला देती है। और इस शक्ति की शुरुआत होती है संविधान के भाग 3 से। बिल्कुल, भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का पूरा ढांचा बुना गया है। अब इस विषय को पढ़ते समय एक बहुत ही दिलचस्प सैद्धांतिक स्थिति सामने आती है। हाँ, बताइए। अक्सर लोग सोचते हैं कि कानून मुख्य रूप से नागरिकों को एक दूसरे के अपराधों से बचाने के लिए होते हैं, जैसे चोरी या हिंसा से बचाना, जो कि सामान्य कानूनों का काम है। हाँ, लेकिन जब हम भाग 3 की बात करते हैं, विशेष रूप से ये विचार जो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, तो हम देखते हैं कि ये अधिकार मुख्य रूप से राज्य या सरकार के विरुद्ध लागू होते हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है। मतलब ये कितनी दिलचस्प अवधारणा है कि संविधान खुद उस राज्य की शक्तियों पर लगाम लगा रहा है जिसे उसने खुद बनाया है। और इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम राज्य या सरकार की बात करते हैं तो हम एक ऐसी विशाल संस्था की बात कर रहे होते हैं जिसके पास असीमित शक्तियां हैं। सही बात है। उनके पास पुलिस बल है, सेना है, कानून बनाने वाली विधायिका है और कर वसूलने का अधिकार भी है। पूरा का पूरा सिस्टम है उनके पास। एकदम। इस असीमित शक्ति के सामने एक साधारण नागरिक की हैसियत तो बहुत छोटी हो जाती है ना। बिल्कुल, वो तो कुछ भी नहीं है। यदि राज्य मनमानी पर उतर आए तो कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता या गरिमा नहीं बचा सकता। इसीलिए भाग 3 को उस विशाल तंत्र और एक निहत्थे नागरिक के बीच एक अभेद्य ढाल के रूप में रखा गया है। एक ढाल की तरह। हाँ, यह राज्य को स्पष्ट चेतावनी देता है कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी भी नागरिक के इन तयशुदा दायरों को लांघ नहीं सकता। ये शक्ति संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। और जब हम इन अधिकारों के ढांचे को देखते हैं तो सबसे पहले समानता के अधिकार का जिक्र आता है। अनुच्छेद 14। हाँ, अनुच्छेद 14 जो कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। और फिर अनुच्छेद 16 है जो सार्वजनिक रोजगार या सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। यहाँ एक तकनीकी बात भी स्पष्ट करना जरूरी है। कई बार लोग गलती से अनुच्छेद 19 को भी समानता का हिस्सा मान लेते हैं। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है, जबकि वो असल में स्वतंत्रता से जुड़ा है। हाँ। खैर, समानता के इस पूरे ढांचे में जो सबसे क्रांतिकारी कदम दिखता है वो सिर्फ कानून के सामने सब बराबर हैं कहने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समाज की पुरानी बेड़ियों को तोड़ने का एक बहुत ही सक्रिय प्रयास है। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। और यहीं पर एक ऐसा क्षण आता है जिसने मुझे सचमुच सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा। हाँ, देखिए, संविधान निर्माताओं के सामने चुनौती सिर्फ एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की नहीं थी। उनके सामने एक ऐसे समाज को सुधारने की भी चुनौती थी जो सदियों से असमानता और जन्म आधारित ऊंच नीच में जकड़ा हुआ था। हम जाति व्यवस्था और बाकी चीजें। बिल्कुल। उन्होंने समानता के अधिकार का इस्तेमाल एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव के औजार के रूप में किया। जब हम अनुच्छेद 17 को देखते हैं जो अस्पृश्यता या छुआछूत का पूर्ण रूप से उन्मूलन करता है, जो कि बहुत जरूरी था। हाँ, तो ये केवल एक कानूनी निर्देश नहीं था, ये एक ऐसे अमानवीय व्यवहार पर सीधा प्रहार था जिसे समाज के एक बड़े वर्ग ने सदियों से मान्यता दे रखी थी। मतलब ये राज्य का समाज के भीतर सीधा हस्तक्षेप था
ताकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने जन्म के आधार पर अपमान का जीवन न जिए। एकदम सही कहा आपने। और इसी तरह अनुच्छेद 18 भी काम करता है, जो उपाधियों का उन्मूलन करता है। महाराजा और राय बहादुर जैसी उपाधियां। हाँ, स्वतंत्रता से पहले के समाज में ये उपाधियां लोगों के बीच एक कृत्रिम दीवार खड़ी करती थी, एक नकली ऊंच नीच। अनुच्छेद 18 ने इन सभी दीवारों को ढा दिया, बिल्कुल साफ कर दिया। इन दोनों अनुच्छेदों ने मिलकर ये संदेश दिया कि नए भारत में कोई भी अपने जन्म या अंग्रेजों की कृपा से श्रेष्ठ नहीं है। हर नागरिक एक समान धरातल से अपनी शुरुआत करेगा। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक कानूनी दस्तावेज ने समाज की सदियों पुरानी बीमारियों का इलाज करने का बीड़ा उठाया। और पता है, जब एक बार समानता का ये धरातल तैयार हो जाता है, तभी स्वतंत्रता के बीज अंकुरित हो सकते हैं। बहुत खूब कहा। क्योंकि बिना समानता के स्वतंत्रता केवल ताकतवर लोगों का विशेषाधिकार बनकर रह जाती है। बिल्कुल। इसीलिए समानता के इस ठोस आधार के ठीक बाद सीधे स्वतंत्रता का अधिकार आता है। और स्वतंत्रता के अधिकार को समझना तो किसी भी लोकतंत्र को समझने के लिए सबसे अहम है। बिल्कुल। अनुच्छेद 19 नागरिकों को कई प्रकार की मौलिक स्वतंत्रताएं देता है, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे प्रमुख है। हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं कि इसी अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता भी सुरक्षित है, जो कि एक लोकतंत्र की जान है। हाँ, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है कि नागरिक बिना किसी डर के अपनी बात कह सकें, सरकार की आलोचना कर सकें और सूचनाओं का स्वतंत्र प्रवाह हो। लेकिन स्वतंत्रता सिर्फ बोलने तक तो सीमित नहीं है ना, ये हमारे शारीरिक और मानसिक अस्तित्व तक भी जाती है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी गहरा एक अधिकार है, जो मानव जीवन के एकदम मूल में है। अनुच्छेद 21। बिल्कुल, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसे अक्सर संविधान का सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है। जब अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, तो इसका मतलब केवल सांस लेना या जिंदा रहना नहीं है। हाँ, सिर्फ बायोलॉजिकल अस्तित्व नहीं। एकदम। समय के साथ ये स्पष्ट हुआ है कि जीवन का अर्थ मानवीय गरिमा के साथ जीना है, एक ऐसा जीवन जहां इंसान के पास सम्मान हो। और शायद गरिमापूर्ण जीवन की इसी अवधारणा को सुरक्षित रखने के लिए गिरफ्तारी जैसे कठोर राज्य एक्शन के खिलाफ भी कड़ी सुरक्षा दी गई है। बिल्कुल। अनुच्छेद 22। हाँ, अनुच्छेद 22 इसी दिशा में काम करता है। राज्य किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को आसानी से या मनमाने ढंग से नहीं छीन सकता। सही बात है। यदि किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कुछ बुनियादी अधिकार मिलते हैं, जैसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अपनी पसंद के वकील से बचाव करने का अधिकार, और सबसे महत्वपूर्ण 24 घंटे के भीतर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। एकदम सही, 24 घंटे के भीतर। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि पुलिस या कोई भी एजेंसी किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से हिरासत में ना रख सके। ये राज्य की पुलिस शक्ति पर सीधा और बहुत सख्त नियंत्रण है। और ये नियंत्रण एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। बिना इसके राज्य तुरंत एक तानाशाही में बदल सकता है। बिल्कुल। अब अगर हम गरिमापूर्ण जीवन की बात को थोड़ा और विस्तार दें, तो ये स्पष्ट होता है कि बिना ज्ञान और शिक्षा के कोई भी व्यक्ति गरिमा के साथ नहीं जी सकता। सही कहा। यहीं पर शिक्षा के अधिकार की भूमिका अहम हो जाती है। शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक तथ्य उभर कर सामने आता है हमारे स्रोतों से। हाँ, वो संशोधन वाली बात। हाँ, जब हम अनुच्छेदों की सूची देखते हैं तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत आता है। इसके साथ जुड़ा ये ए यह दर्शाता है कि यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसे बाद में जोड़ा गया था। हाँ, इसे बाद में जोड़ा गया। यह अधिकार राज्य को निर्देश देता है कि वो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। इस अधिकार की जो यात्रा है ना, वो हमारे संविधान की प्रगतिशील प्रकृति को बहुत अच्छे से दर्शाती है। कैसे? देखिए, इसे साल 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, तब देश के पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं थे कि वो तुरंत हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा की गारंटी दे सके। हाँ, तब देश नया नया आजाद हुआ था। बिल्कुल। लेकिन आधी सदी के बाद जब राष्ट्र की क्षमता बढ़ी, तो शिक्षा को एक मौलिक आवश्यकता मानते हुए इसे अनुच्छेद 21A के रूप में जीवन के अधिकार का ही एक अभिन्न अंग बना दिया गया। मतलब गरिमापूर्ण जीवन के लिए शिक्षा जरूरी है। एकदम। यह इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है
कि हमारा संविधान कोई रुकी हुई चीज नहीं है। ये एक जीवित दस्तावेज है जो राष्ट्र के विकास और समाज की बढ़ती जरूरतों के साथ खुद को लगातार विकसित करता है। ये विचार सच में बहुत ही प्रेरणादायक है कि संविधान समाज के साथ साथ बढ़ता है। लेकिन किसी भी समाज की प्रगति का असली पैमाना ये होता है कि वो अपने सबसे कमजोर वर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण कसौटी है। जो लोग इतने कमजोर हैं कि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते, उनके लिए संविधान में शोषण के विरुद्ध स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 23 और 24। हाँ, ये दोनों अनुच्छेद इसी चिंता को बहुत ही सख्ती से संबोधित करते हैं। मानव तस्करी और बेगार यानी बिना वेतन के जबरन काम करवाना अनुच्छेद 23 के तहत पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। यह किसी भी इंसान को वस्तु की तरह खरीदे बेचे जाने से रोकता है। वहीं अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक लगाता है। यह सुनिश्चित करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी भी खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। शोषण के विरुद्ध ये अधिकार सीधे तौर पर मानवीय गरिमा की रक्षा करते हैं। सोचिए, जब कोई बच्चा स्कूल जाने के बजाय किसी खदान में काम करने को मजबूर होता है या जब किसी इंसान को बंधुआ मजदूर बना लिया जाता है, तो वहाँ केवल एक कानून नहीं टूटता, इंसानियत टूटती है। बिल्कुल, उस व्यक्ति की पूरी इंसानियत को कुचल दिया जाता है। इसीलिए संविधान इन प्रथाओं को सिर्फ गैर कानूनी नहीं बल्कि असंवैधानिक घोषित करता है, जिस पर राज्य को कड़ी कार्रवाई करनी ही होती है। हाँ, ये उस वादे का हिस्सा है जहां राज्य अपने सबसे कमजोर नागरिकों को बाजार या ताकतवर लोगों के शोषण से बचाता है। कमजोर वर्गों की इस सुरक्षा के बाद एक और पहलू है जो भारतीय समाज की संरचना के लिए अत्यंत संवेदनशील है, और वो है धर्म और संस्कृति। भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में ये बहुत अहम है। हाँ, जहां अनगिनत मान्यताएं, भाषाएं और संप्रदाय एक साथ रहते हैं, वहां धर्म की स्वतंत्रता का मुद्दा बहुत अहम हो जाता है। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि राज्य की नज़र में हर व्यक्ति का अपने ईश्वर या अपनी आस्था के साथ जो भी रिश्ता है वो पूरी तरह से उसका निजी मामला है। धर्मनिरपेक्षता का ये बहुलवादी मॉडल बहुत ही गहरा है। कैसे? राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि बहुलवादी समाज में सभी को अपनी आस्था के पालन का समान अवसर मिले। लेकिन देखिए, एक लोकतंत्र में एक अंतर्निहित खतरा हमेशा बना रहता है। बहुसंख्यकवाद का खतरा। बिल्कुल, बहुसंख्यकवाद का खतरा, जहां संख्या बल के आधार पर अल्पसंख्यकों की आवाज, उनकी संस्कृति या उनकी भाषा के हाशिए पर चले जाने का डर हमेशा रहता है। और इस खतरे को संविधान निर्माताओं ने बहुत अच्छी तरह समझा था। शायद इसी डर को दूर करने के लिए उन्होंने सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को विशेष स्थान दिया। अनुच्छेद 29 और 30। हाँ, अनुच्छेद 29 जहां अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है और उन्हें अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है, वहीं अनुच्छेद 30 एक कदम और आगे जाता है। ये बहुत शक्तिशाली प्रावधान है। ये धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद के शिक्षा संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को लगता है कि ये कोई विशेषाधिकार है, लेकिन ये कोई विशेषाधिकार नहीं है जो अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों से ऊपर रखता है। तो फिर ये क्या है? यह एक लोकतांत्रिक सुरक्षा तंत्र है। जब किसी राष्ट्र में बहुसंख्यक संस्कृति स्वाभाविक रूप से हावी होती है, तो अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पहचान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अपने स्वयं के संस्थानों की आवश्यकता होती है, ताकि उनकी संस्कृति खो ना जाए। एकदम सही। यह अनुच्छेद उन्हें यह शक्ति देता है कि वे अपने स्कूल या कॉलेज चला सकें, अपनी भाषा और परंपराओं का संरक्षण कर सकें। यह इस बात का प्रमाण है कि बहुलवादी समाज में देश की एकता उसकी एकरूपता में नहीं है, बल्कि उसकी विविधता को सहेज कर रखने में है। बिल्कुल। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने एक बहुत ही शानदार सैद्धांतिक इमारत का नक्शा देखा। समानता का धरातल, स्वतंत्रता की हवा, गरिमापूर्ण जीवन, शोषण से सुरक्षा और धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण। सब कुछ बहुत आदर्श लगता है। हाँ, लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि ये सभी केवल कागज पर लिखे गए बेहतरीन विचार हैं। कागजी वादे। बिल्कुल। यदि कल को सरकार कोई ऐसा कानून पारित कर दे
या पुलिस प्रशासन इन अधिकारों का हनन करने लगे तो एक आम नागरिक क्या करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो सिर्फ संविधान के इन पन्नों को हवा में लहराएगा? जब तक इन अधिकारों को लागू करवाने की कोई ठोस शक्ति ना हो, तब तक ये सारे अधिकार अर्थहीन हैं। और ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अधिकारों की घोषणा कर देना सबसे आसान काम होता है। हाँ, लिखना तो आसान है। लेकिन उनका हनन होने पर एक त्वरित और प्रभावी न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना सबसे मुश्किल काम है। यहीं पर संविधान नागरिकों को सबसे ताकतवर हथियार देता है। सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। बिल्कुल। किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर व्यक्ति को निचली अदालतों की लंबी और थकाऊ प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। वो न्याय के लिए सीधे देश के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक या अभिभावक नियुक्त किया गया है। और ये अभूतपूर्व शक्ति नागरिकों और सर्वोच्च न्यायालय को मिलती है अनुच्छेद 32 से, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 32। इस अनुच्छेद के तहत यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों को छीना जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। WRITS, रिट्स। हाँ, रिट। ये रिट केवल सामान्य आदेश नहीं है, ये राज्य की सत्ता को चुनौती देने वाले शक्तिशाली कानूनी निर्देश हैं। उदाहरण के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस रिट का उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया हो। न्यायालय सीधे आदेश देता है कि बंदी को तुरंत उसके सामने पेश किया जाए, ताकि कोई गायब न कर दिया जाए। बिल्कुल। इसी तरह परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा जैसी रिट होती हैं, जो सरकारी अधिकारियों को उनके कानूनी कर्तव्य निभाने के लिए मजबूर करती हैं या उन्हें गैर कानूनी तरीके से काम करने से रोकती हैं। इन रिट शक्तियों के बिना बाकी सारे अधिकार केवल खोखले वादे रह जाते। इस अनुच्छेद के महत्व को स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे सटीक शब्दों में समझाया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर उनसे पूछा जाए कि इस संविधान में वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना ये पूरा संविधान शून्य या अर्थहीन हो जाएगा, तो वो अनुच्छेद 32 के अलावा और कोई नहीं हो सकता। वाओ! उन्होंने इसे संविधान की आत्मा और उसका हृदय करार दिया था, क्योंकि जिस शरीर में आत्मा ही न हो वो जीवित नहीं रह सकता। अनुच्छेद 32 ही वो शक्ति है जो समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के वादों को एक वास्तविक और लागू करने योग्य ताकत में बदलती है। संविधान की आत्मा, ये अवधारणा अपने आप में बहुत गहरी है। ये अनुच्छेद ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं। लेकिन इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करते समय एक ऐसी सच्चाई भी सामने आती है जो इस आदर्श व्यवस्था के सामने एक जटिल यथार्थ पेश करती है। आप आपातकाल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ये मौलिक अधिकार जो आम दिनों में नागरिक की सबसे बड़ी ढाल हैं, हमेशा और हर परिस्थिति में पूर्ण या असीमित नहीं होते। दस्तावेजों में आपातकाल या इमरजेंसी के प्रावधानों का बहुत स्पष्ट उल्लेख है, जो एक बहुत ही गंभीर विषय है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां राज्य की सुरक्षा और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच सबसे बड़ा टकराव देखने को मिलता है। जब देश युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में होता है, तो संविधान का पूरा ढांचा बदल जाता है। ऐसे संकट के समय में राष्ट्र के अस्तित्व को बचाने को व्यक्तिगत अधिकारों से ऊपर रखा जाता है। मतलब देश पहले, नागरिकवाद में। हाँ, इस प्रक्रिया में मौलिक अधिकारों को अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल लागू होते ही अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती हैं, अपने आप खत्म हो जाती हैं। हाँ, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति आदेश जारी करके अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय जाने के अधिकार को भी निलंबित कर सकते हैं। ये तो बहुत डरावना विचार है। हालांकि ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 यानी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय बाद में जोड़ा गया था। लेकिन फिर भी ये विचार के संकट के समय राज्य के पास उन अधिकारों को निष्क्रिय करने की शक्ति है जो हमारे अस्तित्व की बुनियाद हैं, ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक कड़वी सच्चाई को दर्शाता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अधिकारों का अस्तित्व तभी तक है जब तक राष्ट्र का अस्तित्व सुरक्षित है। इस यथार्थ को समझना बहुत आवश्यक है। संविधान ने आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की है।
जहां सामान्य परिस्थितियों में नागरिक सर्वोच्च है, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोच्च हो जाती है। इस पूरी चर्चा से जो चित्र भरकर सामने आता है वो ये है कि संविधान का भाग 3 केवल कानूनों का एक संग्रह नहीं है। ये राज्य की सत्ता और नागरिक की स्वतंत्रता के बीच एक सतत और बारीक संतुलन है। एकदम सही। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के यह नियम समानता की स्थापना करने से लेकर विचारों की अभिव्यक्ति को सुरक्षित करने, कमजोरों को शोषण से बचाने, अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने और अंततः अनुच्छेद 32 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को इन अधिकारों का पहरेदार बनाने तक, ये सब कुछ एक आम नागरिक के रोजमर्रा के जीवन को सुरक्षित करने का एक बहुत ही मजबूत जाल है। और इस जाल को समझना केवल वकीलों या शिक्षाविदों का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक लोकतांत्रिक देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए यह जानकारी उसकी सबसे बुनियादी और आवश्यक टूल किट है। जब लोग अपने अधिकारों को गहराई से समझते हैं, तभी वे राज्य को जवाबदेह ठहरा सकते हैं और अपने सम्मान की रक्षा कर सकते हैं। सही कहा। ज्ञान ही वह शक्ति है जो व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखती है और एक नागरिक को तंत्र के सामने झुकने से बचाती है। एकदम। आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले सुनने वालों के लिए एक गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है। बताइए। जैसा कि हमने अभी जाना कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है जो हमारे सभी अधिकारों की रक्षा करती है। हाँ। और यह भी सत्य है कि राष्ट्रीय आपातकाल जैसे भारी संकट के दौरान इस आत्मा के क्रियान्वयन को, यानी न्यायालय जाने के इस अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि जब कोई बड़ा संकट आता है तो एक लोकतांत्रिक ढांचा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अस्थायी रूप से अपनी उस आत्मा को ही सुला देता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या एक लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए कुछ समय के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों का ही त्याग कर देना एक विरोधाभास है, या फिर ये एक व्यवस्था के बचे रहने की अपरिहार्य कीमत है? सुनने वालों के लिए यह एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से चिंतन किया जाना चाहिए। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा से जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हम भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और नई परतें खोलने वाले विषयों के साथ पुनः लौटेंगे।